चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। ये देखा जाए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड के दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो ये आपके लिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए, मैंने 3 फिगर को बना के रखा है और इस 3 फिगर को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादातर प्रयास हो कि आप अगर समझ जाते हैं तो खुद के खुद अपने से ये पहला नियम और दूसरा नियम लिखेंगे अपने कॉपी में। मुझे विश्वास है कि आप लोग को एकदम इसको बारीकी से समझाएंगे, बशर्ते आप समझने का प्रयास करेंगे। आप समझेंगे तब ना हम समझा पाएंगे। अगर आप लोग समझना नहीं चाहेंगे तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि मैं समझा दूं, लेकिन आप पर मुझे भरोसा है कि आप हमारे वीडियो को मन से देख रहे होंगे। तो चलिए, मैंने क्या किया, इस नियम को प्रूव करने के लिए, यानी इस नियम को जानने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया। इस प्लास्टिक के डिब्बा में धातु की 2 प्लेट इस तरह से आरोपित किया। एक प्लेट तांबा का है, कॉपर Cu, और एक प्लेट एल्युमिनियम का है। इस दोनों प्लेट को एक बैटरी के साथ क्या किया, जोड़ दिया। बैटरी के धन आवेश से जुड़े प्लेट को एनोड प्लेट और बैटरी के ऋण आवेश से जुड़े प्लेट को कैथोड प्लेट हम लोग कहते हैं। चलिए, इसमें क्या किया, शुद्ध जल लिया। शुद्ध जल वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि इसको, धारा को यानी जल को चालक बनाने के लिए इसमें NaCl का प्रयोग करते हैं, यानी डालते हैं। जब इसमें डालते हैं तो ये टूटता है और इसकी जो आवेश होती है वह आवेश अनियमित गति करती है। कहने का मतलब हुआ कि इस आवेश का जो चाल होती है, जो चलती है, इसके लिए दिशा फिक्स नहीं होता है, यानी निश्चित दिशा में नहीं चलता। अब चलिए, ये जो चालक बनाने के लिए ये जो NaCl डालते हैं, अब उसकी कार्य क्या होती है इससे देखो। जब इसमें विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो सोडियम जो क्लोराइड होती है, इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि जब इसमें हम आवेश देंगे तो इस आवेश के कारण ये जो रड है इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जब विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगी तो जो सोडियम है वो इस तरीका से प्लस आयन और इस तरीका से क्लोरीन आयन में विभक्त हो जाएगी। ये क्या होगा, तो ये जो बल लगावेगी, ये किधर लगाएगा, यानी जो प्लस है वो माइनस की ओर और जो माइनस है वो प्लस की ओर एक फिक्स दिशा में चलना शुरू कर देगा। ध्यान दे रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं, कि जो इस पे धन आवेश है टूटने के बाद, तो धन आवेश ऋण आवेश की ओर जाएगी और ऋण आवेश धन आवेश की ओर जाएगी। कहने का अर्थ हुआ ऋण आवेश एनोड की ओर जाएगा और धन आवेश कैथोड की ओर जाएगा। अब जब यहां से यहां आएगा तो देखिए इस तरह से क्या हुआ है, इस तरह से मुक्त हो जाएगा, इस रड पे मुक्त हो जाएगा, चिपक जाएगा। यानी कैथोड पर जाके कौन चिपकेगा, सोडियम। ध्यान देना, प्लस। एनोड पर कौन आपके चिपकेगा, क्लोरीन माइनस। क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस की ओर जाता है और माइनस प्लस की ओर जाता है। लेकिन जो एक क्रिया हो रही है कि धन आवेश ऋण आवेश की ओर जा रहा है और ऋण आवेश धन आवेश की ओर जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि जब आवेश की प्रवाह होती है, आवेश चलती है,
तो उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। इसका मतलब हुआ कि जब पानी शुद्ध था तो धारा की परवाह नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने सोडियम क्लोराइड को डाला तो इसमें धारा का प्रवाह होना चालू हो गया, क्योंकि इसमें जो आवेश का निर्माण हुआ वह आवेश धन आवेश से ऋण आवेश की ओर और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर और ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होना चालू। क्योंकि इसमें जो धारा की प्रवाह होती है वो इंपॉर्टेंट बात है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। जो इसका पॉजिटिव यानी धन आवेश या इसका सोचो, इससे जो विद्युतीय क्षेत्र जो बना उस क्षेत्र के क्या होता है, दिशा में धारा की प्रवाह होती है, यानी इधर से धारा किधर जाएगा, इधर। ये जो क्रिया देख रहे हैं, ये जो क्रिया देख रहे हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। समझ में आ गया? वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो किसी भी द्रव्य में चालक बनाने के लिए किसको, द्रव को, जो जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपघट पदार्थ, है ना। लेकिन यह जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन। अपघटन का मतलब समझ गया? अपघट पदार्थ अम्ल भी होगा, क्षार भी होगा, लवण भी होगा। अम्ल का एग्जाम्पल है H2SO4, क्षार का एग्जाम्पल है AgNO3, लवण का एग्जाम्पल है NaCl। यानी हमने क्या किया, तो इसमें NaCl का प्रयोग किया। यानी मोटा मोटी हमने बताने का प्रयास क्या किया, अपघटन। अपघटन का मतलब तो जो सारी मैंने बताया वो क्रिया अपघटन कहलाती है। इस शुद्ध द्रव को चालक बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया उसे अपघट पदार्थ कहते हैं। चलिए, अपघट पदार्थ का एग्जाम्पल अम्ल, क्षार, लवण। अब थोड़ा सा सोच बनाइए कि पहला नियम, फैराडे के जब दो नियम होते हैं, फैराडे के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो पहला नियम में हम क्या सीखेंगे कि जो इस पर मुक्त हुई क्लोरीन, तो इसकी जो द्रव्यमान होगा से, और हम जो विद्युत धारा की प्रवाह किया से, एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ऐसे देखे तो एम समानुपाती क्या होगा, आवेश। बेटा एम रखेंगे, समानुपाती को हम हटाएंगे तो मिलेगा जेड और मिलेगा क्या, क्यू। बेटा यही हम लोग के पहला नियम होता है फैराडे के। तो इसका मतलब परिभाषा क्या बना, मोटा मोटी समझो। किसी अपघटन में या अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, बेटा एक बात और रखना, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए अपघट पदार्थ की द्रव्यमान, मुक्त हुए इस पर या इस पर चिपके हुए अपघट पदार्थ की द्रव्यमान, इसमें जो आवेश की हमने प्रवाह किया उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम फैराडे का पहला नियम कहते हैं। यानी बस मैं ये समझा, ये रड पर चिपकने वाला पदार्थ का द्रव्यमान और जो हम आवेश दिए उस द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा नियम चलिए कहता है कि इसमें फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि मान लिया जाए कि हम अलग अलग अपघट पदार्थ लेंगे। जैसे में एक मैंने डिब्बा, इसी तरह ये डिब्बा लिया, ये लिया, इसमें H2SO4 लिया, बैटरी लिया, धारा की प्रवाह किया। इसमें मैंने क्या लिया, AgNO3, और इसमें जिस सिस्टम से देख रहे थे उसी तरीका से बैटरी के साथ जोड़ दिया। इसको जैसा कि आपको बताए हैं, प्लस से जुड़ रहा है इसको कैथोड एनोड बोलेंगे, और माइनस से जुड़ रहा है क्योंकि छोटा वाला माइनस होता है, तो बेटा इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ये प्लस से जुड़ा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एनोड। बेटा ध्यान रखना, एनोड। माइनस से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, कैथोड। यानी बात वही, माइनस बैटरी के माइनस से के साथ जुड़े प्लेट को एनोड और बैटरी के माइनस के साथ जुड़े प्लेट को क्या बोलते हैं हम, कैथोड। चलिए
जब इसमें विद्युत धारा की प्रवाह देना शुरू किए, क्रिया वही हुआ, तो इस पर जो चिपकेगा पदार्थ आकर के, इस पर जो पदार्थ आकर के चिपकेगा, इसका क्या होगा, द्रव्यमान। और इसमें दो डिब्बा को मैंने लिया, आप तीसरा ले सकते हैं, चौथा ले सकते हैं, लेकिन तुलना हमको दुइये गो से करना है, दुइये अपघटन से करना है। ठीक, दो को अपघटन से करेंगे, तीसरा रहेगा, तेरह रहेगा, तुलना करेंगे, किसी के साथ दो से करेंगे, तीसरा से नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पदार्थ ले रहे हैं, ये जो चिपका से, ये टूटेगा इस तरीका से, अपना क्रिया बनावेगा से, तो इसको मैं लेता हूं m1, और इसका जो तुल्यांक भार होती है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने मान लिया तुल्यांक भार को E1। फिर बेटा ध्यान देंगे इसमें क्या है, इसकी में और इसमें अंतर क्या है, इसमें मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान और इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, एक दूसरा के समानुपाती होगा। कब, जब ये जो धारा की प्रवाह करेंगे, वो धारा की प्रवाह समान समय समान धारा, जितना धारा इसमें दे रहे हैं उतना धारा इसमें देंगे, जितना धारा जितना समय के लिए देंगे, मैंने कहने का मतलब हुआ धारा और समय का मान फिक्स होगा, तब का होगा। तो यहां पर ही मैंने बताया क्या, इस पर अपघट्ट पदार्थ, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपघट्ट पदार्थ देखिए बेटा ये है, अपघट्ट मुक्त हुए अपघट्ट पदार्थ की द्रव्यमान और इस अपघट्ट पदार्थ की मात्रा कहिए या इसका तुल्यांकी भार क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो अब यहां पे चलेंगे तो इसमें भी क्रिया वही अपनाएंगे, समान समय में समान धारा, तो ये भी होगा। अगर m1 है तो मैं यहां लिखूंगा m2 समानुपाती E2। ठीक है, समानुपाती हटेगा तो m1 यहां लिखते हैं। अच्छा ठीक है, m1 बराबर m1 यहां पर मैंने ले लिया, चलो ठीक है, m1 समानुपाती, अगर हम k लेते हैं तो यहां हो जाएगा कोची E1। चलिए ठीक है, इसको मैंने माना समीकरण फर्स्ट, इसको मैंने क्या किया, m2 समानुपाती हटेगा तो बराबर हुआ k E2, k E2, इसको मानते समीकरण सेकेंड। थोड़ा सा सोचिएगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, संगत पक्षों में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, मेरा बेटा m1 बटा m2, m1 बटा m2, फिर क्या मिलेगा k E1 बटा k E2। चलिए k से k चला गया, बच गया m1, m2 बराबर बच गया, क्या बचा बाबू, E1 बटा E2। बेटा यही तो हम लोग के क्या था, फ्राइडे का दोनों नियम था। यानी कितना आसानी से हम लोग समझ गए, यानी मोटा मोटी समझिए कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में मुक्त हुए अपघट्ट पदार्थ का द्रव्यमान तथा इसमें जो हमने विद्युत धारा की प्रवाह किया वह आवेश समानुपाती होता है, समानुपाती को हटाया ये मिला। दूसरा में क्या कहा कि अलग अलग अपघट्ट पदार्थ में इसमें जो मुक्त हुए अपघट्ट पदार्थ की द्रव्यमान एवं इस अपघट्ट पदार्थ की क्या तुल्यांकी भार एक दूसरे के समानुपाती होता है। मान लिया कि इसका द्रव्यमान m1 था, इसका तुल्यांकी भार क्या था, E1 था, इसको मैंने हटाया, ये मिल गया। इसको मैंने वही क्रिया किया कि भाई इस पे मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m2 और इसका तुल्यांकी भार क्या था, E2। दोनों को मैंने क्या किया, इसको हटाया, मिल गया ये, और दोनों को संगत पक्षों में भाग दिया तो ये मिल गया। बेटा आप लोग के समझ में आ गया होगा, इसको पुनः आप अपना कॉपी में लिखेंगे अगर समझ में आ गया तो, और नहीं तो मैं इसको रफ करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं। लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आपको मैं पहला नियम और दूसरा नियम लिख करके आपको मैं दिखा देता हूं। तब तक के रुकिए, मैं रफ करता हूं।
चलिए विद्यार्थी, मैंने पहला नियम और दूसरा नियम के लेकर रखा। पहला नियम में क्या लिखा, जैसा कि फिगर में समझाया था, अपघटन की क्रिया में मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर अपघट्य पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, मैंने समझाया था। तो सब मैंने बताया का अलग अलग वैद्युत अपघटन में समान समय में समान धारा प्रवाहित होने पर अपघट्य पदार्थ का द्रव्यमान तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। थैंक यू।